नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच में। मैं हूं अनुराग दीक्षित। भाजपा को मजबूत जनादेश, एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें। भारतीय राजनीति में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी अब 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नए मंत्रिमंडल के साथ अगले 5 साल देश की तस्वीर बदलने का प्रयास होगा। साफ है कि भाजपा के अच्छे दिन आ चुके हैं, लेकिन आम आदमी के अच्छे दिन कब आएंगे? नरेंद्र मोदी के मुताबिक अगली सरकार देश के गरीबों को समर्पित होगी। उम्मीद है ऐसा होना चाहिए भी, क्योंकि अब तक गरीबों का मजाक ही उड़ा है। पिछले 6 दशकों में गरीबी खत्म करना तो दूर, हम गरीबी मापने का पैमाना ही तय नहीं कर पाए हैं। इस बीच हमारे राजनेता 5 रुपए या 11 रुपए में जिंदगी जीने की सलाह जरूर देते रहे हैं। अब मोदी के पास ऐसा क्या है जिससे देश की तस्वीर बदलने वाली है? गरीबों को इलाज कराने के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, किसानों को कर्ज के चलते खुदकुशी नहीं करनी पड़ेगी, देशी विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने लगेंगे, रोजगार के साधन पैदा होंगे, विकास दर नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। यानी सब कुछ अच्छा अच्छा। क्या यह सब संभव हो सकेगा, या फिर कहीं हम अधिक उम्मीदें तो नहीं पाल रहे हैं? क्या हम मान लें कि जरूरत से ज्यादा सपने हमें दिखा दिए गए हैं, या फिर यह सब संभव है और इसके लिए जरूरी विजन और इच्छा शक्ति अगले 5 सालों में हमें सचमुच देखने को मिलेगी? पिछले 10 सालों के दौरान ऐसा क्या नहीं हुआ जो अब होने जा रहा है? हमारे और आपके अच्छे दिन कब आ रहे हैं, आ भी रहे हैं या नहीं? इसी को समझने की कोशिश आज लोकमंच में। तो कैसे आएंगे अच्छे दिन हमारे और आपके, यही समझने की कोशिश 3 खास मेहमान हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया साहब, 15वीं लोकसभा के सांसद हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पी मुरलीधर राव साहब, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वदेशी जागरण मंच से लगातार जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी और लोकसभा टेलीविजन के सीईओ राजीव मिश्रा, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुरलीधर राव साहब, आपसे समझना चाहूंगा, क्या वास्तव में हमारे भी अच्छे दिन आ रहे हैं? मतलब आम आदमी की ही बात करते हैं, मीडिया की नहीं। हम मानते हैं कि वास्तव में बहुत वर्षों के बाद भारत में जिस प्रकार के जनादेश भी मिला है और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाते जो जनादेश प्राप्त किया है नरेंद्र मोदी जी ने, हम इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि वे यहाँ पर दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने से पहले एक अच्छे सरकार लगातार वो चलाते रहे, और दूसरा बार बार वो जनादेश प्राप्त करने में सफल भी हुए जी। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते जनादेश प्राप्त करते हुए और सरकार चलाते हुए देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि संपूर्ण देश में एक सरकार चलाने के विषय में और विकास के संदर्भ में संपूर्ण जनता के एक प्रकार से समर्थन प्राप्त करना जी, और इस प्रकार से इस देश के इस चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसी के चलते ये सवाल पैदा होता है कि क्या हमारे भी, आम आदमी के भी अच्छे दिन आ पाएंगे, या सिर्फ ये भाजपा या एनडीए के ही अच्छे दिन तक सीमित रह जाने वाला है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार 2 कारणों से देश की जनता के हित में रहेगा, ऐसा हम सोचते हैं। एक तो जब पहले हमने सरकार चलाया है अटल जी के नेतृत्व में, तब भी देश की प्रगति के संदर्भ में और देश के प्रशासन की दृष्टि से और सुशासन की दृष्टि से और इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में भी, मामलों में भी देश खास तरक्की किए हैं, और ये देश की जनता के विषय सामने है जी। और साथ में ये भी है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में सरकार है, वहां पर भी लगातार जनादेश प्राप्त करने में भी हमारे सरकारें कई राज्यों में सफल हुए हैं। और सुशासन और विकास के संदर्भ में उन राज्य सरकारों के भी नाम खास हैं। और आज कृषि संकट भी नहीं है सब जगह, जहां जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, सब जगह। तो इसके रहते हुए और नरेंद्र मोदी जी की जो प्रशासन के अनुभव और विकास के संदर्भ में उनकी जो कीर्तिमान, ये सब बातें देखते हुए
जो संकट गत 10 वर्षों में विशेषकर इस देश में पैदा हुआ है और शासन के संबंध में लोगों की अपेक्षाएं पूर्ति करने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जरूर सफल होगी। ठीक है, कुछ बुनियादी मुद्दे हैं, उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पुनिया सर, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 वर्षों में आपने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके चलते इस तरीके की स्थिति आने जा रही है। आप क्यों नहीं गंभीर थे जनता को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर, लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी किस तरीके के सपने दिखा रहे हैं, किस तरीके की उनकी गंभीरता है आम आदमी को लेकर, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कल जब भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई यहां संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, तो गरीबों को लेकर किस तरीके का विजन है, आइए नजर डालते हैं। आखिरकार सरकार किसके लिए? मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। तो इस तरीके की सरकार होगी अगले 5 सालों में, ये कम से कम भरोसा जरूर दिलाया जा रहा है। पुनिया साहब, आपको लगता है कि ये भी एक ऐसा मोर्चा रहा जहां पिछले 10 सालों में असफल रहे? जैसा मैंने शुरुआत में कहा, हम लोग यही नहीं पता कर पाए कि गरीबी हमें मापनी कैसे है, गरीबी खत्म करना या कम करना तो दूर की बात है। देखिए, मैं राव साहब की बात से सहमत हूं। एक प्रचंड जनादेश उनको प्राप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। एनडीए को तो मिला ही है, भारतीय जनता पार्टी को इंडिविजुअली उनको भी बहुमत प्राप्त हुआ है जी। और ये पूरे देश ने उनको देखा नहीं, उन्होंने क्या काम किया ये भी नहीं जानते। और मैं समझता हूं कि गुजरात और पूरा देश अलग है। गुजरात एक विकसित प्रदेशों में से पहले से था जी, और वो विकास कर रहा है, विकसित है। ठीक है सर, लेकिन पूरे देश में विश्लेषण हम विस्तार से बाद में भी पूरे कर देश सकते हैं, में बहुत हो भी चुका है, अब तो नतीजे आ गए हैं। हाँ, तो लेकिन सिर्फ सुन के ही लोगों ने एहसास किया और वोट दे दिया। हाँ। और वो जीत के आ गए। अब क्या करते हैं इसके बारे में सोचना होगा, इनकी क्या सोच होगी ग्रोथ के बारे में, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, तो जॉब नौकरियां नहीं मिलेंगी और उसकी आवश्यकता है। इन्होंने हर पार्टी ने नौजवानों को एड्रेस किया है, नौजवानों की समस्याओं को एड्रेस किया है, महिलाओं की समस्याओं को एड्रेस किया है। वो किस तरह से किया जाएगा इसका कोई ब्लूप्रिंट आज तक दिया नहीं। उन्होंने जितने भी भाषण दिए वो किसी के बारे में व्यक्तिगत रूप से कहे हों, लेकिन देश के बारे में क्या ब्लूप्रिंट है, किस तरह से देश को आगे बढ़ाएंगे, जो समस्याएं हैं देश में, हर समय में कोई न कोई समस्या रहती है। इतनी सारी रैलियां, इतने सारे इंटरव्यूज और चुनावी घोषणा पत्र, उसके बाद भी आपको यही लगता है कि अभी तक कुछ कंक्रीट सामने नहीं है, कुछ ठोस सामने नहीं है बीजेपी के पास? नहीं, आप ज्ञान वृद्धि मेरी कर दीजिए जी, बताइए। मैंने तो सुना है, उनको जगह जगह सुना है, लेकिन अधिकांश व्यक्तिगत रूप से किसी नेता के बारे में, किसी पार्टी के बारे में सिर्फ यही कहा और आक्षेप लगाना, आरोप लगाना। मैं यहाँ मंच कोई वैसा नहीं है राजनीतिक, यहाँ पर शुद्ध गंभीर चर्चा होती है। लेकिन मैंने देखा है कि उसमें इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा कोई देश के लिए क्या दृष्टि है, क्या दृष्टिकोण है, क्या विजन है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। बीजेपी के विजन पर ही सवाल है शुरुआत में, आप फिर कैसे सब चीजें बदल जाएंगी इसकी उम्मीद करेंगे, यहाँ तो विजन पर ही सवाल है। मुझे लगता है कि जो रोड अहेड है वो टफ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी जैसे वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया, अभी 43 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे जिनकी जीवन स्तर है वो बहुत निम्न है। 217 मिलियन चाइल्ड, 21 करोड़ 70 लाख बच्चे वो कुपोषण के शिकार हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ही गंभीर है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो अब शपथ लेंगे 26 को, नरेंद्र मोदी जी के सामने एक समस्याएं होंगी, वो 2-3 हैं। एक तो ये कि अगर आप पिछले 2 साल से आप देखेंगे आर्थिक स्तर पे 4.9%, 4.6% जीडीपी, जो करंट अकाउंट डेफिसिट 192 बिलियन, इस बार वो काफ़ी कम हुआ। लेकिन कम इसलिए हुआ क्योंकि जो इंपोर्ट था गोल्ड का उसको कर्ब किया गया। गोल्ड का शेयर कैड में लगभग 25%, मतलब यूपीए की वजह से ही हुआ। लेकिन अब देखिए घोषणा ये की गई, रैली में बहुत बातें भी हुई। अब पुनिया साहब कह रहे हैं कि शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। कई बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो गोल्ड का जो इंपोर्ट है उसमें हम रिविजिट करेंगे विद इन 3 मंथ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वो रिविजिट कैसे क्या होगा, उसको कम अगर उसको छोड़ा जाएगा फिर
तो फिर कैड का क्या होगा? ठीक बात जी नहीं, और रैलियों में भी कहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट कहीं कहीं कहा उन्होंने जी। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कई बातें ऐसी हुई, जैसे चाइना के लिए उन्होंने कहा कि कुछ भी क्षेत्र जो एक आसाम में, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में ये कहा था कि हम चाइना को कुछ भी नहीं देंगे, जो जमीन हमारा जो हक है वो हम वापस लेंगे। तो चाइना ने तो बहुत ही जमीन कब्जा कर रखा है। खुद जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सबसे ज़्यादा विजिट अगर उनका हुआ था वो चाइना में हुआ था, क्योंकि उनको एफडीआई चाहिए थी। अब जो देश की स्थिति है वो भी एफडीआई आपको चाहिए। जो आगे का जो समय है वो मुझे लगता है बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है अभी तक, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी का जो रिकॉर्ड रहा है गुजरात में वो बड़ा पॉजिटिव सा है, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि लेकिन आगे कांग्रेस होगा से ही क्या। विश्लेषण की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, पिछले 10 वर्षों में ऐसा पुनिया साहब क्या नहीं कर पाए जो अब होना चाहिए, जो नहीं हो सका आपके हिसाब से? राजीव सर, देखिए मुझे लगता है बड़े इन्होंने जो पिछला जो यूपीए 2 था उसमें बहुत गलतियां हुई हैं। अब एक तो ये, अब इस बार भी अगर मुझे लगता है कि जानबूझकर जो सब्सिडी है, लगभग मैं आपको बताऊं $16 बिलियन के आसपास पेमेंट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है सब्सिडी का, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से क्या किया, उसको अगले बजट में डाल दिया। अब अगली सरकार जाने, उन्होंने $13 बिलियन के जो अपने एक्सपेंसेस थे उसको कम किए। तो इसलिए वो सब स्थिति जो इधर दिखा कि नहीं थोड़ी इकोनॉमी रास्ते पे आ रही है, तो एक्चुअली वो रास्ते पे नहीं आ रही थी, वो अगले बजट के लिए वो बिल्कुल आगे वो फेंका जा रहा था। तो अब ये सब चुनौतियां हैं जो आने वाली सरकार को मिलेगी। ठीक बात। लेकिन इन सब के बीच में मुरलीधर राउत सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, और महंगाई के मोर्चे से हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा वही था चुनाव की शुरुआत में। कम से कम क्या आपको लगता है कि वास्तव में होना चाहिए, हो सकता है और सरकार करेगी भी, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके? और क्या कोई जादू की छड़ी आपके पास होगी? क्योंकि जब इनके वित्त मंत्री कहते थे कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो आप लोग बहुत विरोध करते थे। उम्मीदें अब आपसे भी ऐसी ही हैं आम आदमी की कि आप भी कोई जादू की छड़ी निकालें अपने पिटारे से। देखिए, इसमें चुनौतियों के बारे में तो कोई किसी देश में किसी भी व्यक्ति के मन में कोई संदेह नहीं है जी। और संदेह होना भी नहीं चाहिए। देश के आर्थिक व्यवस्था के सामने जो संकट है, कृषि क्षेत्र के सामने संकट है, रोजगार के संदर्भ में और औद्योगिक उत्पादन के संदर्भ में संकट है, और हमारे जो निर्यात है और आयात है उसके बीच में जो संतुलन है, उसके बीच में जो संकट है, और आप किसी भी मोर्चे पर सुरक्षा के दृष्टि से आप देखेंगे तो हमारा जो मानना है कि संपूर्ण प्रशासन के बारे में ही लोगों के सामने संकट पैदा हुआ है, जिसके रहते हुए आप कल्पना करिए कि जब प्रशासन की व्यवस्था के बारे में ही लोगों के मन में संदेह हो जी, तो निवेशक कैसे निवेश करेंगे, और प्रशासन के अंदर जो नौकरशाह है वो कैसे काम करेगी, और कुल मिलाकर के लोगों के मन में ही सरकार की नीयत पर भी और सामर्थ्य पर भी उनके सामने संकट खड़ा हुआ था। ठीक है। तो आज नरेंद्र मोदी जी के सामने एक सुविधा है कि उनके गुजरात के अनुभव और गुजरात के काम करते समय प्रशासन चलाने का जो उनका एक अनुभव है, जिसके बारे में लोगों में एक अपेक्षा है और एक संतुष्टि भी है, एक आश्वस्ति है। ठीक है। और दूसरा, प्रशासन के मन में भी उनको लगेगा कि भी एक ऐसा नेता है जो निर्णय करने में उनके साथ जनादेश भी प्राप्त है और निर्णय करने में सक्षम है। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये है कि वो निर्णय करेंगे। ठीक है। पुनिया साहब, जब निर्णयों की बात कर रहे हैं तो आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सर सुझाव आपको भी देना चाहिए जो बीजेपी को। एक सुझाव है यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि आप एक्साइज ड्यूटी में ढांचागत बदलाव कीजिए, जिसके बाद कम से कम आप डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में राहत दे सकेंगे आम आदमी को। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, कम से कम आप कर दीजिए। आपको लगता है कि हाँ, इससे शुरुआत की जा सकती है? जब महंगाई के मुद्दे को आप चुनावी मुद्दा बनाते हैं, आप करिए एक्साइज ड्यूटी का रिस्ट्रक्चरिंग। नहीं, ये निर्णय लेना होगा कि किस तरह से, क्योंकि इसकी मुख्य आलोचना यही करते रहे कि डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर की संख्या कम कर दी, कि ये आरोप लगते रहे जी। तो अब इनको निर्णय लेना है। और जो बार बार हमारे मुरलीधर राव साहब बता रहे हैं कि बड़े सफल प्रशासक रहे हैं, मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि एक अच्छा मुख्यमंत्री, एक अच्छा प्रधानमंत्री बन जाए ये कोई जरूरी नहीं है जी। दोनों के कार्य क्षेत्र अलग हैं, कार्य अधिकार क्षेत्र अलग हैं। अगर बहुत अच्छा प्रधानमंत्री बन के हर प्रदेश की समस्याओं के में हस्तक्षेप करेगा
तो फेडरल स्ट्रक्चर पे सीधा नहीं, सीधा वो तो कह रहे हैं, वो मैनिफेस्टो में बात है सर, चुनावी रैलियों में बात है कि हम हर राज्य को अपने साथ जोड़ेंगे, कोई छोटा भाई बड़ा भाई वाली स्थिति नहीं होगी, हम एनडीसी को बदल देंगे, नए सिरे से लाएंगे। लेकिन जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो बात करने का एक असर्टिव पर्सनैलिटी के रूप में लोग मानते हैं, देखते हैं, तो ये खतरा जरूर हर व्यक्ति महसूस करता है कि फेडरल सिस्टम के लिए ये अब उपयुक्त व्यक्ति है या नहीं है। राव साहब, इस खतरे से उभारिए पहले एक बात तो ध्यान रखना चाहिए कि एक सफल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सफल होंगे नहीं होंगे ये प्रश्न उत्पन्न होता है। हाँ। तो असफल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सफल होंगे ऐसा सोचना, या असफल एक प्रदेश में पार्टी को उठाने में भी सक्षम ना हो वो प्रधानमंत्री के नाते सफल होंगे ऐसा सोचना, तो ये तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में, वो राहुल गांधी पर ला रहे हैं। सिर्फ हमने नरेंद्र मोदी जी के बारे में, क्योंकि आप बता रहे थे कि गुजरात का अनुभव है, वो आएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, सिर्फ उसके बारे में किया। बाकी अगर पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करना चाहिए तो परफॉर्मेंस की उनकी बैकिंग है। मेरा कहने का अर्थ इतना ही है कि वो ऐसे कई अंधेरे से नहीं आया, आसमान से नहीं आया, वो एक काम करते हुए एक अनुभव के साथ वे आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा, आत्मविश्वास को, बॉडी लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो किसी राजनेता का देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और 120-125 करोड़ की इतनी बड़ी लोकतंत्र में इतनी देश की प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री देश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश की जनता की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आत्मविश्वास को अहंकार के नाते ठीक है प्रस्तुत करना। सर, एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम ले रहे हैं, बहुत गंभीर चर्चा हो रही है, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए संसद में भी और संसद के बाहर भी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे सहयोगी राजीव जी के पास भी कुछ सवाल होंगे, उनके जवाब भी तलाशने की कोशिश होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार के पास किस तरीके की नीतियां होनी चाहिए, होंगी, और किस तरीके की स्थितियां पिछले वर्षों में रही हैं, और उन हालातों के बीच आप कैसे मान लें कि आपके भी दिन अच्छे दिन आने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जी हैं। राजीव जी, आप भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे दोनों माननीयों से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो ब्रेक पे जाने से पहले बात ये हो रही थी कि जो अच्छा मुख्यमंत्री है वो अच्छा प्रधानमंत्री होगा, या जो सफल मुख्यमंत्री है वो सफल प्रधानमंत्री बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, उस पर संदेह है। पुनिया जी, आप ये कह रहे थे। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब थे, एक सफल फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस के बहुत अच्छे जानकार उनको माना जाता है, लेकिन UPA 2 में फाइनेंस जो क्राइसिस हमारी आई, एक सफल फाइनेंस का आदमी, आपकी GDP नीचे जाती है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल गड़बड़ सा हो जाता है। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ, बैंक, जो जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जो सरकारी बैंक हैं, उनका जो उन्होंने जो लोन दे रखा है, बैड लोन, वो लगभग $100 बिलियन का है, वो खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में दिया गया। तो इस तरह की फाइनेंस के क्षेत्र में काफ़ी गलतियाँ हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 20 साल में आपने अर्श से फर्श पर ला दिया। देखिए, मैंने ये कहा कि जो सफल मुख्यमंत्री होगा जरूरी नहीं है कि वो सफल प्रधानमंत्री बने। जैसे मैंने ये नहीं कहा कि एक सफल मुख्यमंत्री एक सफल प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये मैंने नहीं कहा। तो आप ये कह रहे हैं जरूरी नहीं कि हो जाए। आप ये कह रहे हैं कि एक सफल फाइनेंस मंत्री सफल प्रधानमंत्री हो सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह UPA 1 के प्राइम मिनिस्टर थे जी, और बहुत अच्छा, और पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे जी, और अच्छा काम हुआ। दूसरे UPA 2 में भी बहुत अच्छा काम हुआ, अनेक जो अधिकार दिए गए, अनेक जो लैंडमार्क लेजिस्लेशन आए, लास्ट में भोजन का अधिकार दिया, उससे पहले एजुकेशन का अधिकार दिया, उसके बाद लैंड एक्विजिशन में, और सभी ये अधिकार दिए गए। तो ये पहले नहीं हुआ जी। और भ्रष्टाचार को रोकने की लोकपाल बिल वो पास हुआ, कानून बना,
किस किस तरीके से कठिनाई से वो पास किया, और ये सबसे उन्हीं ज्यादा- के नेतृत्व में। लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले भी उन्हीं के नेतृत्व में उजागर हुए। उनके नेतृत्व में हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले आए, लेकिन उन्हीं के काल में इन सब के खिलाफ कार्रवाई भी कस के हुई है। जो कैबिनेट मिनिस्टर तक जेल गए, सेक्रेटरी तक जेल गए, किसी को सर, आप भी जैसा कह रहे हैं उससे किसी ऐसा को लग रहा है बख्शा नहीं जैसे- गया, जैसे ये भी यूपी उनके कार्य के, ये भी पुनिया श्रेय उनको जाता है। आप जैसा कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है सर जैसे उस वक्त भी सब कुछ अच्छा था। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिसके हिसाब से नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हर 5 में से 4 भारतीयों को न पीने का पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रही है और न शौचालय की सुविधा है। और भी बहुत सारी लंबी सूची है सर आंकड़ों की जो मैं यहाँ पे पेश कर सकता हूँ। आपको नहीं लगता कि इसके लिए दोषी आप ही रहे हैं, आपका ही दल रहा है जो लंबे समय तक देश में सत्ता पर काबिज रहा है? फिर कैसे आप कहते हैं कि हमने अच्छा जैसे आपने पानी की बात बताई, ये पहले कुएं से पानी पीते थे और पानी अच्छा होता था क्योंकि निकलता रहता था, होता रहता था। अब उसके बाद पानी की टंकी, फिर हैंडपंप लगे। सर बहुत सारे मामले हैं, बहुत लंबी सूची सुन है। लीजिए, हम 10 घंटे की चर्चा कर हैंडपंप सकते हैं लगे। हर नहीं, मुद्दे। मैं भी गांव का रहने वाला, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल। शहरों में आपकी पाइप वाटर सप्लाई स्कीम है तो उसके समस्या नहीं है, लेकिन गांव के विशेष रूप से समस्या है। और उसके लिए जो राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन है, वो विशेष रूप से बना, एक फोकस एरिया बनाया है कि यहाँ पर जरूर होना चाहिए। हर 5 में से 4 को सुविधा नहीं, बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है सर जी, बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है हर 5 में से 4 को 6 दशक बाद भी। आपको नहीं लगता वास्तव में आजादी पर भी चर्चा होनी चाहिए नए सिरे से? किस तरीके की नीतियां आप लोगों ने बनाई हैं अब तक? अगर समस्या का स्वरूप विराट है तो उसकी शुरुआत की है और शुरुआत करके उसका समाधान करने का प्रयास किया है। और प्रयास करने में मैं समझता हूं कि जितना धनराशि उपलब्ध कराई गई है वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है जी। और उस समस्या का निदान करने के लिए प्रयास हुए हैं। प्रयास ऐसा नहीं है, ये फोकस एरिया है। लेकिन ऐसा लगता है जो समस्याओं का चयन चिन्हित करना और उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बना के उन समस्याओं का समाधान करना, ये विशेष रूप से, बाकी समय लगता है। आप अनुसूचित जाति के लोगों के बात में कर रहा था, अब सदियों से वो समस्याएं हैं लेकिन उसका निदान नहीं हुआ। आज उनको सोशल स्टेटस जिसकी बात हम करते हैं वो उनको सोशल, सर सीधा सवाल, वो नहीं जो आई। काम पिछले 60 सालों में आप नहीं कर पाए, क्या आपको नहीं लगता कि अगले 5 साल कम से कम वो सारे सवाल आपको बीजेपी से नहीं करने चाहिए? देखिए 60 साल में क्या क्या नहीं हुआ, इसके साथ साथ आप ये भी कि क्या क्या हुआ। आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन उसी की देन है, आपका व्हाइट रिवोल्यूशन उसी की देन है, आप हम एटॉमिक एनर्जी पावर हम देश में हम उसी की देन है। आप जितने भी सेक्टर्स में है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, आईटी सेक्टर में है, ये उसी की देन है, 60 साल की देन है। कोई ये नहीं है, समस्याएं रहेंगी, लेकिन जो किया है उसको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। बहुत कुछ दिया है कांग्रेस ने, इसलिए कांग्रेस को पूरी तरह खारिज कर दिया गया, पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया। आप 44 सीट पे से बट गए। लेकिन इसमें देखिए इसके बारे में तो अलग बहस हो सकती है कि आप खारिज कर दिया कि क्या क्या है, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। परिस्थितियां जो बनी, जिस तरह का प्रचार हुआ, क्या हुआ, किस तरह से पोलराइजेशन हुआ, जिसकी वजह से ये नतीजे आए हैं, ये देश के लिए, समाज के लिए कितना सही है कितना गलत है, इसकी समीक्षा अलग से हो सकती है। बहस का मुद्दा मैं नहीं बना। मुरली जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पिछली बार जो 15वीं लोकसभा थी और उसके जो आखिरी 6 सत्र चले थे वो बहुत बायकॉट किया गया, बिल्कुल सत्र चला नहीं, 80% भी काम नहीं हो पाया, मुश्किल से 20%। अब स्थिति क्या है? जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब लोकसभा में बहुत समस्या नहीं है, आप 340 के आसपास आपके सीट्स हैं, लेकिन राज्यसभा में सिर्फ 64 सदस्य हैं आपको 60 चाहिए। वहां बिल का क्या हाल होगा? वहां बिल कैसे पारित करेंगे? और ये जो आपने पिछले 2 साल किया है, माफ कीजिए बीच में आपको रोक रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का ही सीधा आरोप है कि अर्थव्यवस्था में अगर पटरी से उतरी है वो, तो उसके लिए दोषी आप ही लोग रहे, क्योंकि आपने 2 साल संसद नहीं चलने दी, विधेयक पारित नहीं होने दिए, तमाम मुद्दों पर बेहतर नीतियां नहीं बनने दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संसदीय राजनीति में टकराव के रास्ते पर जाना, ये कोई हम चाह करके गए ऐसा नहीं था जी। और कांग्रेस सरकार भारतीय जनता पार्टी को हमेशा नीति के संदर्भ में समन्वय के रास्ता छोड़कर वो टकराव के रास्ते पर जाने के लिए ही मजबूर किया। जैसे आपने अभी बताया कि लोगों में ऐसी क्या हुआ कि 116 संसद में सांसद रहने वाले पार्टी को 282 सीटों को देना और 335 एनडीए को देना,
और जब आप लोगों को कभी कांग्रेस को ये भी कल्पना भी नहीं होती थी कि कश्मीर लद्दाख की सीट से लेकर के कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात के कच्छ तक सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के प्रतिनिधित्व करने के लिए जो मजबूत जनादेश देने का लोगों ने जो सोचा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को आने वाले जो संसदीय जो राजनीति है उससे कुछ पाठ सीखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो गंभीर भूमिका निभाएं, भले ही आप 2 साल तक हंगामा करते रहे। हम हंगामा की बात नहीं है कि एक रचनात्मक दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमने हमारे इतिहास रहा है कि सरकार को हमने पाकिस्तान के मामले में भी सहयोग दिया, ठीक है, कश्मीर के विषय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पटल पर वहां मंच पर जाके हमने सहयोग किया। इसलिए एक विपक्ष के नेताओं को और पार्टी को और उसको नीयत पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना और उनको काम करने के लिए उसमें रास्ते पर रोड़े लटकाना और उसको एक आप आतंकवादी संगठन और आतंकवादी पुनिया साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातें राजनीति के वो कहना आपके सुझाव और सलाह पर पुनिया साहब मुस्कुरा रहे हैं। तो उनको याद आ रहा है शायद 2013-2014। मुरली जी, फिर आप ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में आप ये उम्मीद करते हैं कि रचनात्मक सहयोग मिलेगा कांग्रेस पार्टी से? मुद्दा केवल कांग्रेस नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी पर भी है। सरकार चलाने वाले जो नेतृत्व है वो केवल कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस ही नहीं है, अन्य पार्टियां भी हैं। सभी पार्टियों से आखिर देश हित में देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों के उसमें सकारात्मक रवैया संसद में होना चाहिए। लग रहा है चेहरे बदल गए हैं, शब्द वही हैं। पुनिया साहब आप कुछ कहना चाहते? मैं एक सिर्फ छोटा सा जवाब देना। मैं 15वीं लोकसभा का सदस्य था और सदन में 99% मेरी उपस्थिति रही आप उन 5 सांसदों में से 3 सांसदों में से एक हैं जिसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा। जी, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं और जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। जो यूपीए सरकार चाहती थी, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ 5-6 जो लेजिस्लेशन बचे थे कि उसको पास कराना, सच में आप चाहते और सच में चाहते थे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि ये अगली सरकार के लिए छोड़ दिए, यहाँ पर नहीं पास होना चाहिए, इसका हम कतई समर्थन नहीं करेंगे। जिसकी याद जब आपको आखिरी सत्र में आई। सुबह ये कह दें कि अब पार्लियामेंट को हम नहीं चलने देंगे, भाई अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन ये कह दें कि नहीं चलने देंगे, तो जो अपेक्षित सहयोग प्राप्त होना चाहिए था एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी की तरफ से, वो सहयोग नहीं प्राप्त हो सका। और बहुत से ऐसे कानून थे जो कि नहीं बनते, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसके ऊपर सहमति नहीं हुई। इसमें कई ऐसे बिल्स थे जो मुझे लगता है जिसमें सीरियसली चाह रही थी कांग्रेस, उसको तो वो पास करा लेती थी, हंगामे के बीच में पास हो जाता था। तेलंगाना भी अपने हंगामों के बीच पास करा लिया, और बाकी में आप कहते थे कि सहयोग नहीं मिल रहा, तो वहां कहीं कुछ अटपटा सा लगता है। देखिए, जो अर्जेंट है उसके बारे में जरूर किया, लेकिन ये कोई अखाड़ा थोड़ी हटाना अर्जेंट नहीं, कोई अखाड़ा थोड़ी है। भ्रष्टाचार हटाना अर्जेंट नहीं था, महिला आरक्षण विधेयक पारित करना अर्जेंट नहीं था, ना भ्रष्टाचार हटाना अर्जेंट था, ना महिला आरक्षण अर्जेंट था। हम तो बार बार एजेंडा पे लेके आए, ठीक है, बार बार एजेंडा, भ्रष्टाचार से संबंधित जितने भी कानून थे उसको बार बार एजेंडा पे लेके आए हैं, और अनुरोध किया, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात की कि इसके लिए समय दे दीजिए। ठीक है सर, दर्शक काफी चीजें देख रहे हैं, लगातार सीधा प्रसारण उन्होंने तब भी देखा है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे सर तो सरकार को क्या करना चाहिए उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या 100 दिन का एजेंडा एनडीए को भी बनाना चाहिए जैसा यूपीए 2 में बना था, और यहां पर हम परफॉर्मेंस की और एक्शन की भी उम्मीद करें क्या? इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार के बाद कैसे आएंगे आपके अच्छे दिन।
राव साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, यूपीए 2 ने 100 दिन का अपना एक एजेंडा बनाया था 2009 में सत्ता पे आने के बाद। आपको नहीं लगता कि जितने सपने आपने दिखाए हैं, जितनी अपेक्षाएं लोगों की आपसे हैं, कम से कम 100 दिन का या 90 दिन का, 50 दिन का, 150 दिन का एक रोड मैप आपको भी तैयार करना चाहिए, आपको वादा करना चाहिए कि हम इतने दिन के भीतर ये करने जा रहे हैं। देखिए, जो पार्लियामेंट्री पार्टी की इलेक्शन के समय में नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार के संदेश वहां पर दिया, और वहां खड़े होकर उन्होंने देश की जनता के लिए भी एक संदेश दिया कि सरकार की कमिटमेंट्स क्या है, सरकार के लक्ष्य क्या है, और सरकार चलाते समय किस प्रकार से वो समय देते हैं। और उसमें उन्होंने एक स्पष्ट कहा कि मैं रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो वो बहुत एक प्रकार से समय सारणी जो है वो 90 डेज उन्होंने तो एक जनता के हाँ, लेकिन वो सवाल है सर कि 2019 तक का इंतजार हम क्यों करें, हमें 2014 में नतीजे चाहिए। वो केवल वो जिस प्रकार से कहा, मैं उस बात को कह रहा हूं कि वो इस विषय पर वो पूर्णतः इस प्रकार से वो समझते हैं कि सरकार के सामने जैसे ही वो ओथ लेंगे, उसके टीम के माध्यम से देश के सामने 90 दिन की और लगातार रिपोर्ट कार्ड पार्लियामेंट में भी रखेंगे और देश की जनता के सामने रखेंगे, और इस विषय के प्रति वो जागरूक है। आपके हिसाब से प्राथमिकता में क्या होना चाहिए नई सरकार की? देखिए, प्राथमिकता में मैंने पहले कहा कि पहले प्रशासन के प्रति एक सरकार में एक संकल्प है कि अच्छे शासन देने के विषय में, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो अर्थव्यवस्था की कई प्रकार की जो संकट है, वैसे संकट तो अब देखा जाए तो हर मोर्चे पर है जी, लेकिन जिस प्रकार की महंगाई के संदर्भ में, रोजगार के संदर्भ में, और इंडस्ट्रियल जो क्राइसिस है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो क्राइसिस है, और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो क्राइसिस है, तो इन सारे विषयों पर देंगे तभी रोजगार होगा। ठीक है, तभी रोजगार, क्योंकि इतने बड़े देश में जितने युवा हैं उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि रोजगार देना। तो और उसके साथ साथ उन्होंने एक हमारे पार्टी के भी और देश की जनता के सामने उन्होंने संदेश रखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में भी किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। तो ये एक सब इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो उन सारे बातों पर वो अपनी टीम को भी वो ड्रीम टीम बनाने की बात उन्होंने कहा है, और उसके साथ साथ वो समाज के सामने एक टारगेट्स और लक्ष्यबद्ध प्रणाली, इसके साथ वो आएंगे, और देश के सामने किस प्रकार से सरकार हर 90 दिन में या 100 दिन में कैसे आगे बढ़ रही है, इस बात को वो रखने वाले हैं, और उसी प्रकार से वो आगे बढ़। राजीव जी, मुरली जी, आर्थिक मोर्चे पे संकट बहुत है। एक बात बहुत हो रही थी कि जब नरेंद्र मोदी ने अगर गुजरात मॉडल को हम देखें तो वहाँ FDI सीधे जो गुजरात में आ रही थी, चाहे वो अमेरिका से आ रही हो, चाहे वो चाइना से आ रही हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आ रही थी। लेकिन अभी जो संकट है देश में, उसमें FDI हमें चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, 2 लाख करोड़ के आसपास हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाहिए पैसे। अब इस क्षेत्र में आपको लगता है कि किस तरह की रणनीति बननी चाहिए? जो स्थिति है अभी है, अब जैसे आप बार बार ये कह रहे हैं कि और ये कहा भी जाता है कि नरेंद्र मोदी एक निर्णय लेते हैं, और निर्णय वो एक बिल्कुल वो जो डिसिसिव है, वो किसी भी चीज़ पे डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं। तो FDI ज़्यादा से ज़्यादा हो, वहाँ अचानक कैसे बदलाव आएगा? अब जैसे मैंने आपको बैंकिंग की बात कही, $100 बिलियन का बैड डेट है सरकारी क्षेत्र के बैंक, वहाँ पे आपको मदद करनी होगी, सरकार को मदद करना पड़ेगा बैंक को। ये जो स्थिति है बड़ी बड़ी गंभीर है। कैसे आप माहौल को बेहतर बना देंगे? कैसे बेहतर होगा? FDI कैसे आएगा? इसमें एक बात ध्यान रखिए कि निवेश सबसे महत्वपूर्ण है। जो आपने प्रश्न उठाया कि निवेश बढ़ाना पड़ेगा, और इसमें विदेशी निवेशकों को भी एक प्रकार से यहाँ पर आने की एक आकर्षण चाहिए, कि आश्वस्ति भी चाहिए। मेरी बात यह कहना है कि पहले नेतृत्व और सरकार की इरादों के संदर्भ में और उनकी क्षमता और सामर्थ्य के संदर्भ में जब आश्वस्ति होती है और प्रशासन अच्छा रहने वाला है, ऐसा जब आश्वस्ति होती है, तभी कोई निवेशक निवेश करता है। जब उनको प्रशासन के संदर्भ में ही डाउट हो जी, तो कोई निवेशक निवेश नहीं करता है, जब फॉरेन इन्वेस्टर हो चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो। ठीक है, इसलिए पहले सरकार की ओर से ये साफ संकेत देश विदेशों में जाना चाहिए कि सरकार मजबूत है
और सरकार निर्णय लेने वाली है और सरकार के नेता इन निवेश को बढ़ाने के लिए कदम उठाने वाले हैं, ये पहले संदेश जाना होगा। ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण है, अटल जी के नेतृत्व में भी आपने अब देखा है तो देश के निवेशकों को और विश्व में जो देशी लोग हैं, एनआरआईज हैं, उनके संदर्भ में जब सैंक्शंस लगे थे तो हमने रिसर्जेंस बॉन्ड्स निकाला था, तो जितना अपेक्षा की थी उससे ज्यादा निवेश को हमने मोबिलाइज किया है और जिसके माध्यम से हम संकट से बाहर आ गए और बाद में सब मजबूर होकर के सैंक्शंस को हटाना पड़ा। ठीक है। इसलिए देश में जिस प्रकार के नरेंद्र मोदी के प्रति जनादेश प्राप्त हुआ है उसको एक लेकिन सर संसाधन मानकर, जब आप भी रिसोर्स मान करके, जब आप भी विदेशी निवेश की बात कर रहे हैं तो मन में एक सवाल ये भी है कि फिर स्वदेशी जागरण मंच कहाँ गया जिससे आप भी जुड़े रहे लंबे समय। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी जागरण मंच या मुरलीधर राव विदेशी निवेश के किसी भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए और विश्व में कोई लेन देन होना चाहिए, ये कोई ऐसा स्वदेशी आंदोलन कभी नहीं चलाया। ठीक है। हम कभी भी जहां कहीं चलाया है तो कोई क्षेत्र संदर्भ में, कोई विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में चलाया है और लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, इसके लिए चलाया है। और आज जो परिस्थितियों में अंतर आया है कि आज विदेशी निवेश कोई उसी के माध्यम से देश विकास करेंगे, ये कोई अभी समझ पूरे भारत में हो गया कि केवल विदेशी निवेश से देश विकास नहीं हो सकता है और देशी निवेश को भी हम बहुत बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निवेश बढ़ाने के लिए जो एक आवश्यक माहौल में जो परिवर्तन है और ये लीडर इज अकाउंटेबल और लीडर इज देयर फाइनल एंड ही इज टेकिंग द डिसीजन, निर्णय लेने में वहां है, तो ऐसे में निवेश करने की स्थिति बढ़ेगी। और जहां भी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकार हो एनडीए के समय में और वर्तमान में राज्य सरकार हो, वो इस विषय में करने में सक्षम है और निवेश मैं मानता हूं चुनौतीपूर्ण। ठीक है, लेकिन निवेश के साथ साथ सर घरेलू मोर्चे, पुनिया साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कहें संक्षेप। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में चाइना भी गए और जगह भी गए और ताकि निवेश ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनको प्राप्त हो। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी का डिक्लेयर्ड स्टैंड है कि मल्टी ब्रांड तो एफडीआई उसका विरोध करते नहीं, वो उसको छोड़कर बाकी बहुत सारे क्षेत्रों में चाहते हैं। आपका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट आना था आ गया, आईटी सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट आना था वो आ गया। अब बचा है इसमें रिटेल में, इसमें मैसिव अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को तो विरोध कर रहे हैं। उसके पीछे कोई लॉजिकल आर्गुमेंट दिखाई। आपने कितना चमत्कार ला दिया एफडीआई में, मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को देने के बाद क्या है जितना भी है, शुरुआत तो हुई, शुरुआत तो एक तरफ माहौल खराब करते हैं, एक तरफ माहौल खराब करते हैं कि एक अपोजिशन पार्टी है जो कि इसके विरोध में है, तो वहां जाके हमारी वर्किंग एनवायरनमेंट कहाँ हो गया। बहुत सी जगह ऐसी, बहुत सी स्टेट ऐसी हैं जो उन्हीं के राज्यों से वो राज्य सरकार को के ऊपर निर्भर करता है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। सर, तो कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों ने मना कर दिया था कि हमें नहीं लेना है। एक एनवायरमेंट बनाने की बात है, वो एनवायरमेंट तो बन नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन मुरलीधर साहब इसमें एक चीज और जो अहम बात है जो पुनिया साहब भी कह रहे हैं वो ये कि जिस तरीके से आपने इनका विरोध किया, 11 राज्यों में लगभग, संभवतः अभी कांग्रेस भी है सत्ता में, या तो वो खुद ही सत्ता संभाल रहे हैं या सहयोगी हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, खासतौर से अगर हम आर्थिक मोर्चे की भी केवल बात करें, आपको राज्यों का सहयोग लेना होगा। जब आप इनके साथ खड़े नहीं दिखाई देते थे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपको आपका सहयोग करेंगे पूरी तरीके से? देखिए, बात भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करना या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सहयोग करना, बात ये नहीं है जी। बात है कि देश हित के लिए और देश में विकास के लिए और एक नीतिगत क्षेत्र में हम आपस में चर्चा करते हुए पारदर्शिता के आधार पर ही, जो समन्वय के आधार पर ही एक दूसरे के साथ सहयोग होता है। वो जब नहीं होता है, रिटेल सेक्टर के विषय में हम पहले से कह रहे थे कि रिटेल सेक्टर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। वहां जिस प्रकार की हमारे जो छोटे लोग हैं उसमें लगे हुए हैं, उसके रहते हुए वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रिटेल ब्रांड जो उसमें नहीं हो सकता। ये कोई भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी की राजनीतिक ढंग से विषय लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम देश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, उसमें निवेश के संदर्भ में हम सभी लोगों से बात करेंगे और उन सारे समन्वय के आधार पर आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि
कोई पार्टी के दायरे में ही सारे बातें सोचे हैं और सोचते फिर हैं, चेहरे और सोचना बदल रहे चाहिए हैं। है, मैं नहीं मानता। ठीक बात है, लेकिन राजीव सर, राज्यों का सहयोग कितना जरूरी है आर्थिक मोर्चे पर, दर्शकों को भी थोड़ा समझने की जरूरत है। और खासतौर से यही एक मुद्दा भी है जिससे केंद्र सरकार बचने की भी कोशिश करती है कि हम तो बहुत कुछ चाहते थे, राज्यों ने सहयोग नहीं दिया। आपको लगता है कि बहुत अहम भूमिका होगी राज्यों की भी जब हम महंगाई की बात करते हैं या किसी और क्षेत्र की बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जैसे आप फुटबॉल मैच देखते हैं तो गोल दो तरफ होता है। हाँ। तो हुआ क्या है कि ये गोल हाफ टाइम के बाद वो बदल गया है। अब जीएसटी, हाँ। जीएसटी पे भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है सबको पता है। ठीक बात है। अब वो यहाँ सत्ता में आ गए, बिल्कुल। अब वो क्या रुख होगा वो देखना होगा। दूसरा, सबसे ज्यादा विरोध जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें थी वो कर रही थी, अब मामला पलट गया। अब कांग्रेस क्या करेगा? कांग्रेस अगर अपने स्टैंड को चेंज करेगा तो क्यों करेगा? जब वो यहाँ पे सत्ता में थे तो उनका स्टैंड कुछ और था, अब वो क्या होगा ये देखने वाली। एपीएमसी एक्ट की सिफारिश, उसमें संशोधन और नरेंद्र मोदी ने की थी, कांग्रेस के राज्यों में विरोध हो रहा था, शासित राज्यों में। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी। बिल्कुल एक कंफ्यूजन वाला स्थिति, और हम लोग ये आकलन भी करेंगे कि कोई पार्टी अगर अपना स्टैंड चेंज कर रही है तो क्यों चेंज कर रही है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध होता है या सकारात्मक विरोध है। तो चैलेंज ना सिर्फ अब कांग्रेस के पास है, हालांकि सीटें बहुत कम है, पता नहीं प्रमुख प्रतिपक्ष कौन बनेगा, वो स्पीकर डिसाइड करेंगे, लेकिन ये चैलेंज कांग्रेस के पास भी उतना ही है जितना बीजेपी के पास है। ठीक बात। काफी ऐसे स्टैंड है पिछले 10 साल में लिए गए हैं, वहां उनका रुख क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा। बहुत सारी रिसर्च टीम है जो इन्हीं चीजों पर काम कर रही है। पुनिया साहब, आप ध्यान रखिएगा, स्टैंड में बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका गंभीरता से ना निभा पाई हो आपके हिसाब से, लेकिन कांग्रेस सरकार का साथ देगी, रचनात्मक तरीके से साथ देगी और साथ ही साथ समय भी देगी। ये ना हो कि कल से कहीं धरना प्रदर्शन चालू हो जाए, समय भी देगी और साथ भी देगी। ये हम मानकर चलें, उम्मीद कर लें आपसे? पूरी तरह से हम प्रजातंत्र में पूरी तरह विश्वास करते हैं और हमेशा हमारा मानना रहा है कि सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए और एक प्रतिपक्ष की भूमिका में भी एक सहयोग, सकारात्मक सहयोग हमेशा बना रहेगा। ये सच कह रहे हैं आप? ये पूरी तरह से सच है और इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमने तो जब सत्ता में थे, यूपीए 2 की सरकार के दौरान में भी जब व्यवधान पैदा किया गया तो बार बार ये कहा गया कि ये मंच यहाँ पर बहस करने के लिए है, चर्चा करने के लिए है, यहाँ पर हुड़दंग पैदा करने के लिए नहीं है। और इस ये बात भी ध्यान रहेगी इस स्टैंड पर हम कायम रहेंगे। पुनिया जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत बातें हो रही हैं, अभी इलेक्शन खत्म हुआ, बहुत बातें ये हो रही हैं कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा शर्मनाक प्रदर्शन रहा, सिर्फ 44 सीट पे आए हम, आपकी पार्टी आई। कहाँ पे क्या गलत हो गया? 10 साल से आपने कहा काफी उपलब्धियां हैं, गिनाने के लिए बहुत बातें हैं जो उपलब्धियों के रूप में तौर पे कही जा सकती है, कांग्रेस ने करा है ये, लेकिन कहाँ पे गलती, कहाँ पे चूक हो गया? देखिए, कोई पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से गलती नहीं की गई जी। एक तो जो ग्लोबल इकोनॉमी जिसमें क्रूड ऑयल की प्राइसेस वो बढ़ती ही गई और जिसका असर यहाँ पड़ना स्वाभाविक था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एनडीए के कार्यकाल में ये निर्णय लिया था कि पेट्रोल और डीजल ये मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए और उस पर कोई कंट्रोल सरकार का ना रहे। वो जब लागू किया गया, उसी को लागू आगे बढ़ाया गया तो कीमतें बढ़ी, महंगाई मार गई। आप कह रहे हैं कि यूपीए को भी महंगाई मार गई। इसमें असंतोष ये स्वाभाविक था और ये हम मानते हैं। और दूसरा जो मैं पहले कह रहा था कि इस दौरान में जो प्रचार किया गया वो अपने अपने हिसाब से सबने किया और हमने पूरी मर्यादा में रह के और एक मर्यादा के दायरे में रह के हमने किया। और भारतीय जनता पार्टी जो सहारनपुर मुजफ्फरनगर से हमें दिखता है, जिस तरह से कॉरपोरेट हाउसेस का दखल और उनके प्रयास से ये सब पूरा आयोजन हुआ और उसमें एक कोशिश की गई कि पोलराइज करने के लिए, बांटने के लिए, समाज को बांटने का, तो उसका भी बहुत असर पड़ा। सर कहीं चिंतन शिविर भी कीजिएगा, ठंडी जगह पर, गर्मी का मौसम है, वहां पर विचार हो और आत्ममंथन हो तो ज्यादा बेहतर है, पंचमणि की तरह। लेकिन इन सब के बीच में बहुत संक्षेप में दर्शक कैसे उम्मीद कर ले कि अच्छे दिन आने वाले हैं और क्या वास्तव में आने वाले हैं? कुछ भरोसा जो आप दिला सकें। आपकी बात भी याद रखेंगे लोग, हम भी याद रखेंगे। देखिए, जो जनादेश प्राप्त हमने किया है बहुत अपेक्षाओं के साथ लोग देख रहे हैं कि सरकार को उसमें तुरंत आर्थिक मोर्चे पर
सरकार को प्राथमिकता के तौर पर काम करना पड़ेगा, चाहे वो महंगाई हो, उससे साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण रोजगार सृजन के दृष्टि से, और दूसरा महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इस विषय पर सरकार काम करेगी और सारे पार्टियों के साथ भी, क्योंकि लोकतंत्र में कांग्रेस विश्वास नहीं करेगी, केवल भारतीय जनता पार्टी विश्वास करेगी, ऐसा हमने कभी नहीं कहा है। और भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती है ऐसा वो कहते हैं तो भी हम नहीं मानते। ठीक है। तो इसलिए लोकतंत्र में ही चलना है हम सबको, और जनता ने इतने बड़े जनादेश में ये भी बताया कि कांग्रेस को एक विपक्षी भूमिका ठीक ढंग से निभाना चाहिए। तो उसमें सकारात्मक राजनीति की उन्होंने आश्वासन जो दिया है उसका हम भरपूर उपयोग करेंगे। ठीक है। और उसमें ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि आर्थिक मोर्चे को खड़ा क्या कोई समय सीमा तय कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि मेरी सरकार आने वाले 50 दिन में आपको आर्थिक राहत देने वाली है, महंगाई कम करने वाली है? ये तो प्रधानमंत्री खुद, ठीक है, उनके लिए भी छोड़ देते हैं। उनको भी कुछ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सर समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, चर्चा को हमें यहीं खत्म करना होगा। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके की चर्चा यहाँ पर हो रही है। उम्मीद करते हैं कि संसद में भी इसी तरीके की चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कुछ इसी तरीके से गंभीरता के साथ अपने तर्क रखेंगे। ये बात अलग है कि 100 दिन की भी संसद चलनी चाहिए, 100 दिन ये भी आप मांग कर दे तो अब ज्यादा बेहतर है। आपने भले ही 100 दिन ना चलाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का सर, कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव और अनुभव साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।